नमस्कार, चुनावी दंगल 2022 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में सियासी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव का अब श्री गणेश हो चुका है और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चंद्रपाल सिंह यादव जी। आप पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सहारा समय पर। चंद्रपाल जी, नए वर्ष की असीम शुभकामनाएं और बधाई आपको सपरिवार। थैंक यू, आपको भी हमारी ओर से बहुत। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, महत्वपूर्ण ऐलान किया है। कड़े और बड़े ऐलान आज किए गए हैं। 7 चरणों में चुनाव के बाद पहला कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत पाबंदियां लगा दी गई हैं। 15 जनवरी तक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई रैली नहीं, कोई चुनावी सभा नहीं, नुक्कड़ सभा नहीं। चंद्रपाल जी, चुनाव का ऐलान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जी। और चुनाव की रणभेरी बजे और हम लोग चुनाव के मैदान में आए। ये सही है कि पाबंदियां कुछ लगाई गई हैं, लेकिन चूंकि महामारी का दौर है और इस महामारी के दौर में एहतियात बरतना भी बहुत आवश्यक है। एहतियात बरतते हुए हमारी पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि इस महामारी के दौर में कहीं भी जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं उनका हम पालन करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों जो उनके कार्यक्रम थे, उन्होंने स्वयं ये पाबंदियां आज लगाई गई हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिन पहले सारे कार्यक्रमों को जो है स्थगित कर दिया था कि ये दौर जो है इस लायक नहीं है कि हाँ भीड़ भाड़ के साथ रैली की जाए। चुनाव आयोग ने एक एक करके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट गिनाए हैं और बाकायदा हमने और आपने तमाम दूसरी लहर पहली लहर के बीच चुनाव को देखा है। तमाम चुनौतियां हैं हर पार्टी के लिए और जाहिर है समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन अपने आप में अगर रैली नहीं होगी आखिरी वोटर तक नहीं पहुंच पाएंगे आप लोग। क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान, भारतीय जनता पार्टी को कहां देखते हैं? देखिए, हमें नुकसान इसलिए नहीं है, हमारा संगठन है और हम कैडर बेस पे गांव के आखिरी कोने तक हमारे लोग हैं। हम संगठन के बल पर चुनाव लड़ने की हम लोगों ने पिछले लंबे समय से तैयारी कर रखी है और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से गांव में एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आगे जो ऐलान के बाद जो इलेक्शन का माहौल शुरू होगा उसमें करेंगे। रैलियां अगर होती तो निश्चित रूप से एक माहौल बनाने का जो काम रैली के माध्यम से होता है वो होता, लेकिन अगर महामारी का दौर है और भारत निर्वाचन आयोग ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उसका पूरी तरीके से पालन करेगी और उनके जो दायरे हैं उनमें रहते हुए हम अपना प्रचार कार्य करेंगे। और देखिए, आज की तारीख में तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना रखा है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए, किसी भी प्रकार की पाबंदियां लगे, लेकिन वोट डालने से कोई रोक नहीं सकता। वोट लोग डालेंगे और लोगों का मन है कि हमें परिवर्तन लाना है उत्तर प्रदेश में। हमें लगता है कि निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और जब 10 मार्च को मतगणना होगी, निश्चित रूप से एक नई सरकार का, जो मैं समझता हूं समाजवादी सरकार, जो लंबे समय से लोगों को अपेक्षाएं हैं, लोग प्रतीक्षारत हैं, निश्चित रूप से मार्च में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से आप हैं। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की तरफ से आप पक्ष रखते हैं, बेहतर पक्ष रखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आज जब के बाद चुनाव की जब घोषणा हुई 7 चरणों में, तो लोगों के बीच एक नहीं, ये सही है कि महामारी का दौर है, लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए
चुनाव भी एक आवश्यक पहलू है। और मैं समझता हूं कि चुनाव की घोषणा हुई है, बिल्कुल सही हुई है और होना भी चाहिए। लेकिन जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस महामारी के दौर में, उन पर जो है सभी पार्टियों को कायम रहते हुए एहतियात बरतने चाहिए, जिससे कि महामारी फैलने से हम रोक सकें और चुनाव को भी जो है संपन्न करा सकें। एक एक पॉइंट को आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। आपराधिक बैकग्राउंड वाले अगर आप नेता हैं, अगर आप किसी भी पृष्ठभूमि से हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड आपके बीच में है, तो आप अखबार में अपनी सूचना प्रकाशित करें। आप लोगों के बीच जाकर समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास करें कि नहीं, मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बड़ा ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है। बुंदेलखंड में काफी लोग ऐसे हैं जो शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी हैं। इसके पीछे की वजह क्या कहेंगे? ओमिक्रॉन एक बीच में और क्रिमिनल बैकग्राउंड। देखिए, हम निर्वाचन आयोग की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। हम ये मानते हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को सक्रिय चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए। और लेकिन क्रिमिनल की परिभाषा करने में थोड़ा अंतर होता है। आज की तारीख में आप देखते हैं कि सत्ता के इशारे पे तमाम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे भी कायम हो जाते हैं जी। सरकार के इशारे पे उनके खिलाफ चार्जशीट भी जो है दाखिल हो जाती है। अब ऐसे लोगों को अगर क्रिमिनल कहा जाएगा तो मैं समझता हूं ये उनके साथ अन्याय होगा। अगर देखिए, जिले की जनता हर व्यक्ति को इस बात के लिए जानती है कि कौन क्रिमिनल है, किसने क्राइम किया है, किसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा है। कोई जो भी घटनाएं हुई हैं, जनता से कोई चीजें छिपी नहीं होती। और जनता के सामने अगर जो भी आपराधिक इतिहास है वो आएगा और जनता ये महसूस करती है कि ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उसके खिलाफ जनता को मतदान करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, शासन और प्रशासन के इशारे पर इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं, वो भी जनता महसूस करती है, तो निश्चित रूप से जनता उनके पक्ष में मतदान करती है और उनको हम समझते हैं कि ज्यादा वोटों से जिताने का प्रयास जनता करती है। चंद्रपाल जी, दो बातें सामने आ रही हैं। हमने लोगों से जब बातचीत की कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव नहीं होने चाहिए, लोगों का ये मानना था कि चुनाव होते हैं तो विकास होगा। हम अब जनप्रतिनिधि चुनने का हमें अधिकार है। 5 साल बाद हमें अगर अपना जनप्रतिनिधि अच्छा लगता है तो हम उसे चुनेंगे, नहीं तो हम उसे बदल देंगे। लेकिन दूसरी बात है कि 2 से 4 महीने बाद ये चुनाव होते, तीसरी लहर जो लगातार ओमिक्रॉन की दहशत है, उसके बाद अगर ये चुनाव होते तो क्या ठीक रहता? क्योंकि आपने तमाम सरकारें देखी हैं, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती थी खुद विपक्ष सामने आए, खुद पक्ष से सामने आए और एक प्रस्ताव रखते चुनाव आयोग के सामने कि नहीं, अभी रोक दिया जाए इस चुनाव को? ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये संविधान की व्यवस्था है। संविधान में ये व्यवस्था है कि किसी भी चुनी हुई सरकार का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। जब सरकार का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता तो चुनाव आयोग की बाध्यता है कि वो समय सीमा के अंतर्गत निर्वाचन कराए, नहीं उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। मेरा आप सवाल समझने में एक मैं महत्वपूर्ण चीज रखूंगा, जान जरूरी, चुनाव जरूरी, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में हमने देखा कि किस तरीके से लाशें लोगों के सामने निकल कर आई, चुनाव होते गए, रैलियां होती गई और उसके बाद चुनाव आयोग को यह समझ में आया, उसके बाद रैलियों पर रोक लगाई गई। क्या ऐसी स्थिति ओमिक्रॉन की अगर उत्तर प्रदेश में आती है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर स्थिति होगी तो इसका जिम्मेदार शायद कौन होगा? मैं अपने आप में असमर्थ रहूंगा ये पूछने में। पहले से इस बात को कहना उचित नहीं होगा। और अगर निर्वाचन आयोग ने रैलियों पे रोक लगाई है, वर्चुअल रैली करने की बात कही है, शायद इसी उद्देश्य से ये बात कही गई है कि भीड़ अगर इकट्ठी नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो है महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जो है संविधान की बाध्यता है कि निर्वाचन होना आवश्यक है, दूसरी तरफ महामारी का दौर है। इन दोनों परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है और निर्णय उचित है। और मैं समझता हूं कि इस निर्णय को सबको स्वागत करना चाहिए और सबको मानना चाहिए कि भीड़ इकट्ठी ना हो और सबको अपना वोट देने का हर व्यक्ति को अधिकार हो और लोग अपने वोट के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को चुने, जिससे कि जो है
नई सरकार का गठन हो सके और जो सरकार बने उसके बाद हमारे डेवलपमेंट के काम जो रुके हैं लंबे समय से या चल रहे हैं उनको जो है पूरा किया जा सके, क्योंकि 5 साल से ज्यादा कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता। 19 मार्च को कार्यकाल समाप्त होना है, हमारा चुनाव प्रक्रिया 10 मार्च को समाप्त हो रही है। तो इन परिस्थितियों में या तो आगे जाकर के फिर चुनाव नहीं हो सकते तो राष्ट्रपति शासन हो, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन हो। ये सत्ता में बैठे लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनको सोचना है, लेकिन निर्वाचन आयोग की ये बाध्यता है कि निर्वाचन आयोग समय से चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था करे। उन्होंने व्यवस्था की है, निश्चित रूप से हम तो निर्वाचन आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। तमाम सरकारें आपने देखी हैं, लंबा एक राजनीतिक अनुभव आपका रहा है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि ऐसा चुनाव आपने देखा है जब लोग अपने घरों से नेता निकल ना पाए, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात ना कर पाए, लोगों की बीच न जा पाए। अब मजबूरी हो चुकी है क्योंकि चुनाव आयोग ऊपर से एक बड़ा ऐलान जिस तरीके से किया गया है। देखिए, ये समस्या उन लोगों के लिए होती है जो चुनाव के समय ही जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। जो लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और लगातार जनता से संपर्क करते रहते हैं या उनका संगठन रहता है, संगठन के माध्यम से वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। जब महामारी का दौर आए तब भी उनकी मदद होना चाहिए, उनके साथ बीच में जाकर के उनकी मदद करने का काम करना चाहिए। कभी उनकी कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, उस समस्या के समाधान के लिए लोगों के पास जाना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। कई प्रकार की बातें हैं। तो जो लोग 5 साल तक जनता के बीच में रहते हैं उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग केवल चुनाव के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए जरूर समस्या है और उनके लिए समस्या निश्चित रूप से रहेगी। जिस बात का आपने जिक्र किया है कि लगातार 5 साल तक करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कि हर नेता से अगर आप मुलाकात करें तो उसकी जुबान से एक ही शब्द निकलता है कि हमारा हर बूथ पर कार्यकर्ता है और 5 साल तक हमने मेहनत की है। हम लगातार मेहनत 5 साल तक करते रहते हैं बीजेपी। तो ये तो परिणाम सामने आएंगे, आपको चुनाव में पता लगेगा। भाई 2017 में जो चुनाव हुआ, जिस तरीके का जो है माहौल बना के या अफवाह फैला करके जिस तरीके से जीत हासिल कर ली, अब वो समय नहीं है। अब अगर हमारे खिलाफ 2017 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है तो उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। दूसरा, हमारे समाजवादी सरकार के समय में तो जो काम हुए थे आज सामने दिखाई दे रहे हैं, जनता उनको याद कर रही है। आज इनके पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है, ये तो बस बताने लगते हैं अयोध्या में मंदिर बनाना है, हमने काशी में मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने से हम मंदिर के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं मंदिर बने, बिल्कुल बनना चाहिए। मंदिर बने, उन्होंने बनाया, ठीक है, जिन लोगों ने बनाया, लेकिन मंदिर के साथ साथ आज तमाम बेरोजगारी की समस्या है। आज बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, उसके हाथों को काम देने की जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए, बल्कि सरकारी नौकरियां जो थी उनको कम कर दिया। आज किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही गई थी, आज किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हो पाई। व्यापारियों को सुविधा देने की बात कही थी, नहीं हो पाई। तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ज्यादातर आदमी, और विशेष रूप से महंगाई जो चरम सीमा पर है, उसकी वजह से आम आदमी बुरी तरीके से परेशान है, टूट गया है, लोगों के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में लोगों ने मन बनाया है कि अब मौजूदा सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है और समाजवादी सरकार बेहतर थी, इसलिए समाजवादी सरकार लाने के लिए लोग बहुत आतुर हैं। लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था, 2017 से लेकर जिस तरीके से माहौल बना, 5 साल में बेहतर योजना कुछ लगी हैं आपको योगी सरकार में? मैं समझता हूं कि हमें तो ऐसा कोई काम नहीं दिखाई देता। बुंदेलखंड में नहीं, एक नया लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, 2 से 4 योजना जो बेहतर कुछ हद तक बेहतर हुआ हो? नहीं, कुछ हद तक बेहतर नहीं हुआ। हम आपको बताएं 2012 से 17 तक की जो सरकार थी, उस सरकार के काम आज लोग याद करते हैं। आप पब्लिक के बीच में जाकर के भी बात करेंगे, लोग याद करेंगे। नौजवान कहेगा कि हमें लैपटॉप मिला था जो हमें पढ़ाई के लिए जरूरी था,
हमें फ्री लैपटॉप मिला था। हमारी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि हमें पेंशन मिल रही थी उस दौर में, तो जो आज पूरी तरीके से बंद कर दी गई। किसानों को ओला पड़ा तो उनको मदद सरकार की तरफ से मिली, सूखा पड़ा तो सरकार की तरफ से मदद मिली। तमाम प्रकार के हर समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया था। आज झांसी में ही देखें, झांसी में जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर अखिलेश यादव जी की देन है, जो आप जहां से निकल करके आए। यहाँ मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया, वो सामने लोगों को दिखाई दे रहा है। मिलिट्री स्कूल बनाया, वो सामने लोगों को दिखाई दे रहा। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, वो सामने दिखाई, लोग उनको याद करते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार के पास कुछ कहने को है नहीं कि कोई एक भी, हम तो ये 5-6 चीज बता रहे हैं, लेकिन एक भी चीज पूरी हुई हो, कोई काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं केवल बातें, और ऐसी बातें मुख्य रूप से जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिनकी कोई मतलब मैं समझता हूं कि पब्लिक के बीच में कोई आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन लोगों के बीच में अफवाह फैलाने के लिए। चंद्रपाल जी, जिस तरीके का आपने जिक्र किया है, खुद मैं बुंदेलखंड पर आता हूं, आप भी लगातार बुंदेलखंड का जिक्र कर रहे हैं। लगातार चुनावी दंगल 2022 की टीम जब बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है, सिर्फ एक हर जगह से मांग उठ रही है, बुंदेलखंड हमें अपना चाहिए, राज्य अलग चाहिए। 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं। क्या बुंदेलखंड राज्य की मांग जायज है? क्योंकि गृह मंत्रालय का ये कहना है, आईटीआई जानकारी के मुताबिक, कि हमारे पास प्रस्ताव ही नहीं है। नहीं, ये देखिए, ये प्रस्ताव तो स्टेट की गवर्नमेंट को देकर के, सरकार आपकी भी रही है, सरकार हमारी रही है, लेकिन हमने तो केवल बुंदेलखंड के विकास की बात कही हमेशा, कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ इलाका रहा है, बुंदेलखंड में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें बेहतर ढंग से प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुंदेलखंड विकास निधि का प्रावधान किया और बजट में अलग से व्यवस्था की कि जो है 100 करोड़ रुपए से शुरू करके आज 500 करोड़ रुपए के लगभग जो है बुंदेलखंड को अलग से प्रावधान करके डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। तो हमारा एजेंडा कभी ये नहीं रहा कि हम बुंदेलखंड का राज्य बनाएंगे, लेकिन हम उसके खिलाफ भी नहीं रहे, लेकिन ये एजेंडा हमारा नहीं था। हम बुंदेलखंड के विकास के पक्षधर रहे हैं कि चाहे राज्य अलग बने, चाहे साथ रहे, लेकिन बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। और समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का विकास जो हुआ है, मैं समझता हूं, और किसी सरकार ने बुंदेलखंड की ओर ध्यान नहीं दिया। बुंदेलखंड अलग राज्य अगर बनता है तो शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और एक अलग बजट मिलेगा। जाहिर है 7 जिलों का बहुत अलग विकास होगा, एक नया बुंदेलखंड की जो तस्वीर बनेगी। क्या मुमकिन है अगर लोग सामने आए? हम उसके विरोधी नहीं हैं, बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन बनाने वाले जो हैं वो तो कभी इस बात को घोषणा करते हैं। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उमा भारती जी जो है यहाँ से पार्लियामेंट का हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने जो है चुनाव में बुंदेलखंड की जनता के बीच में वादा किया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो बुंदेलखंड राज्य अलग बनाएंगे। सवाल उनसे होना चाहिए कि भाई आपने जनता के बीच में वादा किया, क्यों नहीं बनाया? आपकी प्रदेश में भी सरकार थी और देश में भी सरकार थी। हम तो कभी इस बात के, इस तरीके की झूठे वादे करते नहीं है, लेकिन हमने उसका विरोध भी नहीं किया कभी। हमने कहा कि हमारी सरकार हमेशा बुंदेलखंड के विकास की पक्षधर रही है और हम आज भी बुंदेलखंड के विकास के पक्षधर हैं। लेकिन अगर कहीं बुंदेलखंड के विकास में कहीं बुंदेलखंड राज्य आता है तो हमने कभी विरोध नहीं। ठीक, अब प्रदेश पर आते हैं। 3 यात्राएं निकल रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण यात्राएं हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली और आपकी विजय रथ यात्रा समाजवादी जी निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव जी मोर्चा संभाले हुए हैं। 3 यात्राएं आप देख रहे हैं। पहले यात्रा बहुत कम निकलती थी चुनाव में, लाल कृष्ण आडवाणी का दौर आपने देखा होगा, वो यात्रा निकली थी। उसके बाद अब यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। नेता यात्रा निकाले, अलग अलग जिलों में निकल रही हैं। इन यात्राओं के जरिए समाजवादी, बीजेपी और कांग्रेस, क्या तीनों पार्टियों को ये आशा है कि आशीर्वाद यात्रा निकाल के, विजय रथ यात्रा निकाल के हमें लाभ होगा? ये व्यक्तिगत मेरा सवाल है, क्योंकि यात्राओं का दौर अभी तक नहीं था। हम इस बात से, आपकी बात जो है उससे सहमत है। आज
जो यात्राएं निकल रही हैं, हमें मुख्य रूप से देखना यह है कि जनता का समर्थन किसको प्राप्त हो रहा है। अगर विजय रथ यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी निकाल रहे हैं, आप देखते झांसी में, झांसी में ये रथ यात्रा आई थी तो किस तरीके से लाखों की तादाद में लोग उमड़ करके आए थे और लोग जो है घंटों बैठ करके इंतजार करके उस रथ यात्रा का स्वागत किया। ये भीड़ ये साबित करती है, लोग ये महसूस करते हैं कि आने वाले समय में जो है यही हमारा विकल्प है, यही हमारी जो है जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने वाले हैं, इसलिए उस यात्रा को समर्थन दिया। और दूसरी पार्टियों की जो रथ यात्राएं निकली हैं, जिनने निकाली हैं, उनकी यात्राओं के बारे में पता कर लीजिए कि उनकी यात्राओं को कितना समर्थन मिला, लोग किस तरीके से लाए गए, किस तरीके से बैठाए गए, और वो भी बैठे नहीं, कितनी देर बैठे। तो ये तो आपको उसी से तो ये पता लगता है कि समर्थन किसको ज्यादा मिल रहा है। आज ये रथ यात्रा ने ही ये तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी सरकार आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रपाल जी, आपने तमाम मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी रणभेरी बजी, चुनाव आयोग ने ऐलान किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और सहारा समय की टीम की तरफ से आपको एक बार पुनः नए वर्ष की असीम शुभकामनाएं और बधाई। तो फिलहाल इस खास बातचीत चुनावी दंगल 2022 में इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।